हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद। हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा 125 क्वेश्चन हिंदी साहित्य व व्याकरण का, जिसका हम कम समय में व्याख्या करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग के रचनाकार कौन हैं? तो रामविलास शर्मा जी हैं, बिल्कुल सही है ऑप्शन ए। कौन सा रचनाकार नई कहानी आंदोलन में शामिल नहीं था? तो कमलेश्वर जी थे, और राजेंद्र यादव थे, मार्कंडेय जी नहीं थे, और मोहन राकेश भी थे। मार्कंडेय जी नहीं थे नई कहानी आंदोलन में। धरती माता का प्यार झूठा नहीं, फिर खेलों में जिंदगी झूमेगी, आषाढ़ के बादल बजा रहे हैं मादल, बिजली नाच रही है तुम भी नाचो। ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? तो फड़केश्वर नाथ रेणु की रचना है मैला आंचल, वहाँ से ली गई हैं। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश द्वारा रचित है, और गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। एक पति के नोट कहानी के लेखक कौन हैं? तो उनकी रचना है महेंद्र भल्ला की रचना है। अगर इनकी और रचनाओं की बात करें तो दूसरी तरफ, उड़ने से पेशतर, दो देश और तीसरी उदासी, महेंद्र भल्ला की ये सारी रचनाएं हैं। और एक पति के नोट्स भी इन्हीं की रचना है। निम्नलिखित उपन्यासों का रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना है, कौन सा है? तो त्यागपत्र 1937 में जैनेन्द्र द्वारा रचा गया। सेवा सदन 1919 में मुंशी प्रेमचंद द्वारा। मैला आंचल फड़केश्वर नाथ रेणु द्वारा 1954 में। और ये आधा गाँव राही मासूम राजा द्वारा 1966 में। तो सबसे पहले आ जाएगा सेवा सदन 1919 में, त्यागपत्र 1937 में, मैला आंचल रेणु जी का 54 में, और राही मासूम रजा का आधा गांव 1966 में रचा गया। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन डी सही होगा। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध अपने समय में सबसे बड़ा चर्चित रहा। इस निबंध के लेखक कौन है? तो अगर राम का मुकुट भीगेगा तो उनको क्या चाहिए? निवास स्थान चाहिए ना। तो याद कर लो, विद्याश्री निवास जी मिश्र जी हैं। विकल्प बी सही है। अगर इनकी और रचनाओं की बात करें तो चितवन की छाह, तुम चंदन हम पानी, कटीले तारों के आर पार, बसंत न आवे, ये इनकी सब ललित रचनाएं हैं। और एक चीज़ बता दें हम, जो अभी बताया है ना, तुम चंदन हम पानी, ये विद्या श्रीनिवास दास जी का है। अगर कहे प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु लग गया तो रैदास जी का हो जाएगा। ठीक है। शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार कौन है? तो शिकार के लिए श्री राम शर्मा जी हैं, विकल्प बी सही है। निम्नलिखित में से कौन से नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित हैं? प्रेमचंद का नाटक कौन सा है बताना आपको। दिल्ली का दलाल ए पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का है। बड़े खिलाड़ी उपेंद्रनाथ अस्क जी का है। और संग्राम प्रेम की वेदी, ये दोनों रचना मुंशी प्रेमचंद जी की है। तो देखो बी और डी कहाँ सही हो रहा है? विकल्प ए सही होगा यहाँ पे। हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक कौन है? तो दशरथ ओझा जी हैं, डॉक्टर दशरथ ओझा, विकल्प ये सही है। प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य सहर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया? तो जगदीश चंद्र माथुर की रचना है कोणार्क, विकल्प ए सही है। प्रतिबद्ध कविता के जनक किसे माना जाता है? तो प्रतिबद्ध कविता का जनक परमानंद श्रीवास्तव को माना जाता है, विकल्प डी सही है। अगर इनके और रचनाओं की बात करें तो हवाएं न जाने, धीरे धीरे, हादसे का एक दिन, ये सब इनकी रचनाएं हैं। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वरन वह साधन है, यह कथन किस वाद से लिया गया है? तो ये प्रयोगवाद से लिया गया है। अज्ञेय जी की ये पंक्ति है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं वरन साधन है। लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1936 में प्रेमचंद जी ने की थी, सज्जाद जहीर व मुल्कराज आनंद के प्रयत्नों से। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार कौन है? तो शेर सिंह शस्त्र सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक रचना, जूही की कली मुक्त छंद का उदाहरण है। रामधारी सिंह दिनकर ने दिल्ली नाम से एक रचना की है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी नाम की रचना की है। और ये शेर सिंह का शस्त्र जो है, ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, विकल्प डी सही है। और साहित्य में नवजागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन है? नवजागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन है? इन्हें नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है, और विकल्प बी सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र।
सगुण अलंकार सहित दोष रहित जो होए, सब शब्द अर्थो वारो कवित विबुध कहत सब कोय। ये काव्य विषयक यह परिभाषा इनमें से किस आचार्य का है बताना है। तो 4 विकल्प आपके सामने हैं, इसमें से एक ही आंसर है और आप जानते ही हैं एक ही होगा। तो इसमें से चिंतामणि जी की ये पंक्तियां हैं, विकल्प ए सही है। सुमित्रा नंदन पंथ की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है ये। तो ये पल्लव के लिए है। पल्लव की रचना 1928 में हुई और सुमित्रा नंदन पंथ की गुंजन भी है। इसकी रचना 1932 में, ग्राम्य 1940 में और लोकायत की रचना 1964 में की पंथ जी ने। तो मैनिफेस्टो किसे कहा जाता है? पल्लव को। पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी। यह लिखा था माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। विकल्प ये सही है। इन्हें भारत की एक आत्मा भी कहा जाता है। ये द्विवेदी युग के कवि हैं। प्रगतिवाद के संदर्भ में इनमें से एक कथन सही नहीं है, वह क्या है? अब 4 ऑप्शन है, इसमें से एक सही नहीं है, बाकी 3 सही हैं। प्रगतिवाद जन जीवन के साथ प्रकृति और कल्पनालोक में सौंदर्य खोजता है। ये ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है और यही पूछा कौन सा सही नहीं है, तो विकल्प ये सही हो जाएगा। बाकी तीनों को पढ़ लेते हैं। जौन प्रगतिवाद के संदर्भ में सही है उसे पढ़ेंगे। प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्य चेतना को यथार्थवाद की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी। सही है। प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित हुई, ये भी सही है। और प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है। सही है। अब ये देखिए चार यहाँ पे रचना दिया हुआ है, उसके रचनाकार दिए हुए हैं, तो चारों को मिलाना है। प्रद्युम्न चरित्र के रचनाकार कौन है यहाँ पे बताना है आपको। तो सुधीर अग्रवाल जी हैं। विकल्प डी सही। एक डी से मिलेगा, आप देख लो एक डी के साथ कहाँ मिला है। ऑप्शन बी सही हो रहा है। एक ही से आप जान जाओगे चाहो तो। और स्वर्ग रोहड़ के रचनाकार कौन है? तो विष्णु दास जी हैं। स्वर्ग रोहड़ के। मधुमालती, अगर मधुमालती पूछता तो वो मंजन की रचना होती। यहाँ पे मधुमालती कथा कहा है, तो ये चतुर्भुज दास की रचना है। और छिताई वार्ता नारायण दास की रचना है। ठीक है, विकल्प बी सही है। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है बताना है, कौन नहीं मिल रहा है। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा की रचना है। सही है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक गणपति चंद्र गुप्त और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, यह बच्चन सिंह की रचना है। और हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का, तो विकल्प सी सही होगा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह ने लिखा है। और निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कवि की हैं बताना है। खने खन नयन कोन अनुसरई, खने खन बसन धूल तनु भरई। यह विद्यापति जी की रचना है। विकल्प ए सही है। भ्रमण गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम बताना है आपको। तो भ्रमण गुफा ब्रह्मरंध्र को कहते हैं। विकल्प ये सही है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाणा, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आना। है रामचरितमानस में आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है? तो यह भरत की है। विकल्प ए सही है। यह रामचरितमानस के अयोध्या कांड से ली गई है पंक्तियाँ। उर में माखन चोर गड़े, अब कैसहूँ निकसत नहीं उधव, तिरछय हैं जू अड़े। यह काव्य पंक्तियाँ सूरदास जी की हैं। विकल्प ए सही है। और तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं? तो रामाज्ञा प्रश्न में ज्योतिष के बारे में है। जानकी मंगल जानकी और राम का विवाह, पार्वती मंगल पार्वती राम का विवाह। बाकी वैराग्य संदीपनी में संतों का महंतों का जिक्र है। विकल्प ए सही है यहाँ पे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है बताना है। तो यथेष्ट, यहाँ पे यथेष्ट लिखा है, ठ नहीं होता है, ट होगा यथेष्ट। और निरपराध होता है, निरपराधी नहीं होता है, जो बड़ी का मात्रा है ये नहीं होना चाहिए, निरपराध होना चाहिए सिर्फ। और भास्कर में ये मूर्धन्य स लगा हुआ है ना, भास्कर में ताल दंत स होगा, जैसे ऐसे लिखा जाएगा भास्कर। ठीक। और यथेष्ट लिखने की बात करें तो यथेष्ट ऐसे होगा।
यथेष्ट होगा, ठीक है। निरपराध की बात करें अगर हम लिख रहे हैं निरपराध, ठीक है, सही है निरपराध। अब बाकी मिष्टान्न सही है, मिष्टान्न होगा। निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है। यहाँ पे भी दृश्य 4 प्रकार से लिखे गए हैं, लेकिन विकल्प बी सही है। यहाँ पे दृश्य तालव्य स होगा यहाँ पे, ठीक है। निम्न में से कौन सा अव्यय भेद नहीं है? 4 विकल्प हैं, बताना कौन अव्यय का भेद नहीं है। अव्यय के 4 भेद हैं। अगर बात करें तो समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण। इसमें परिमाण बोधक दे दिया है जो कि गलत है। और बाकी संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण और एक समुच्चय बोधक अव्यय के भेद हैं। तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। कृत प्रत्यय वो होता है जो क्रिया के अंत में लगता है, और तद्धित प्रत्यय क्रिया, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम के अंत में लगता है। तो यहाँ पे कौन सा तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? और कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, सिलाई, ये सीलना क्या है? क्रिया है, तो इसके अंत में लगा है, तो ये कृत प्रत्यय है, न कि तद्धित प्रत्यय, ठीक। बाकी अच्छाई, बुराई, भलाई, ये सब क्या है? ये सब तद्धित प्रत्यय इसमें लगा है। राजतरंगिणी किस कवि की रचना है? तो ये इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है, और यह कल्हड़ की रचना है। विकल्प ए सही है। करुड़ के रस राजत्व का प्रतिष्ठापक ग्रंथ कौन सा है? तो करुड़ के लिए उत्तर रामचरित है। विकल्प सी सही है। इसके रचयिता भवभूति जी हैं। बाकी कृतार्जुनीयम के लेखक भारवी हैं, और मेघदूत के लेखक कालिदास, कुमार संभव के भी कालिदास। करुड़ रस के लिए उत्तर रामचरितम। ननु शब्दार्थों काव्यम किस आचार्य का काव्य लक्षण है? बताना है। तो ये रुद्रट का है। विकल्प डी सही है। भामा जी ने कहा है शब्दार्थों सहित तो काव्यम, विकल्प डी सही होगा यहाँ पे। स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? तो ये राम भक्ति शाखा के कवि रहे स्वामी अग्रदास जी, और अष्टछाप कवियों में ये नहीं आते हैं। पकसक और नच गच 4-4-8 कवि हैं उसमें, अष्टछाप कवियों में अग्रदास जी उसमें नहीं आते हैं। राम भक्ति शाखा के कवि हैं ये। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? तो इसमें यशोधरा की मुख्य नायिका यशोधरा ही है। साकेत की मुख्य नायिका उर्मिला, विष्णुप्रिया की मुख्य नायिका विष्णुप्रिया। बाकी पंचवटी नायिका प्रधान ग्रंथ नहीं है। दिनकर की किस कृति का कथा नायक कर्ण है? कथानायक कर्ण है किसका? ये बताना है। तो ये रश्मिरथी का है। विकल्प बी सही है। बाकी कुरुक्षेत्र की रचना दिनकर जी की सारी रचना है। परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी और रश्मिरथी। इसमें सिर्फ ये पूछा था कि कर्ण किसका नायक था, तो रश्मिरथी का। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ज़्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम। उपर्युक्त पंक्तियों के रचयिता बताना है कौन है? तो ये अंधेरे में कविता से ली गई है। किससे? अंधेरे में, और यह रचना मुक्तिबोध की है। विकल्प डी सही है। गजानंद माधव मुक्तिबोध की रचना है ये। पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र बताना है। तो पूस की रात मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है, और इसके प्रमुख पात्र हल्कू हैं। विकल्प सी सही है। सूरज का 7वां घोड़ा किसके लेखक कौन है? तो 1930 में लिखा गया धर्मवीर भारती के द्वारा। एक घूंट किस प्रकार की विधा है? एक घूंट जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, और यह नाटक विधा का है। नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? बताना है। तो वरुण के बेटे है। विकल्प बी सही है यहाँ पे। आगे चलते हैं। माटी की मूर्तें लेखक कौन है? यह एक रेखा चित्र है, और रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित है। गेहूँ और गुलाब भी ये रचे हैं। और महात्मा गांधी की जीवनी अकाल पुरुष गांधी के लेखक कौन है? तो जैनेंद्र कुमार जी हैं। विकल्प बी सही है। निम्न में से कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा सोबती द्वारा रचित है? बताना है आपको। तो हम हसमद है इनकी रचना। विकल्प ए सही है। हम हसमद कृष्णा सोबती की रचना है।
कवि वचन सुधा के संपादक कौन रहे? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी रहे, विकल्प ए सही है। जयशंकर प्रसाद की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम बताना है, जयशंकर प्रसाद के। तो अब देखिए यहाँ पे कानन कुसुम जो है ये 1912 में लिखा गया। एक सेकंड, 1912 में। आंसू की बात करें तो 1925 में, झरना 1918 में और लहर 1933 में रचा गया। तो अब देख लीजिए सीरियल क्रम से कौन है। तो सबसे पहले आएगा कानन कुसुम 12 में और कहीं नहीं है। और झरना की बात करें तो 1918 में, आंसू 1925 में और लास्ट में लहर 1933 में। विकल्प डी सही हुआ यहाँ पे। निम्नलिखित में से बताना है अघोष ध्वनि कौन सा है? अघोष ध्वनि तो देखिए 5 लाइन होता है ना, क ख ग घ ङ। तो अघोष 2 लाइन, पहला 2 लाइन जो होता है अघोष होता है और 3 लाइन क्या होता है? सघोष होता है। जैसे क ख अघोष है, ग ग ङ ये क्या है? सघोष है। जिसको बोलने पर कंपन, गले में कंपन नहीं होगा उसको अघोष कहेंगे। तो अघोष देखो पहला दूसरा वाला कौन है? प फ नहीं है, प फ ये हो सकता है हो, प फ पहला दूसरा में आएगा। बाकी देखोगे कहीं भी पहला दूसरा नहीं होगा, उसमें तीसरा चौथा पांचवा में से कोई जरूर एक आ जाएगा। हिंदी साहित्य के रीतिकाल का श्रृंगार काल नाम निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने दिया था? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने दिया था, विकल्प सी सही है। गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो गोरखनाथ आप बिल्कुल नहीं लगाएंगे इसका, ये तुलसीदास की पंक्ति है, विकल्प सी सही है। रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? तो यह रास पंचाध्यायी की बात करें, यह नंददास की रचना है और यह रोला छंद में लिखी गई है, विकल्प ए सही है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। उपर्युक्त पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के किस काव्य संग्रह से ली गई हैं? तो यह लहर से ली गई हैं, लहर से ली गई हैं, विकल्प डी सही है। ठीक है, लहर की रचना भी पढ़े 1933 में हुई थी। इनमें से कौन स्वीकृत प्रबंध काव्य का उदाहरण नहीं है? बताना प्रबंध काव्य का उदाहरण कौन नहीं है? तो ये सब भी हैं। प्रेम तत्व निरूपण नहीं है, यह एक खंड काव्य प्रबंध काव्य नहीं है। कनक कनक ते सौ गुनी कितना बार पढ़ेंगे? मादकता अधिकाय। इसमें कौन सा अलंकार है? कितना बार आप पढ़ेंगे? इसमें यमक अलंकार है। जब एक शब्द की आवृत्ति कई बार हो, उसका अर्थ हमेशा अलग अलग हो तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। ऐसे ही एक शब्द का अर्थ अगर अलग अलग हो तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सा है? अघोष भी और अल्पप्राण भी। तो देखो अघोष की बात करें तो पहला और दूसरा लाइन अघोष होता है, ठीक, और सघोष और अल्पप्राण की बात करें तो पहला तीसरा पांचवा अल्पप्राण होता है। हम सिर्फ ऐसे याद करने के लिए बता दे रहे हैं, आसानी से अगर आपको ध्यान में नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन हो जाता है तो, लेकिन आप ऐसे उच्चारण करेंगे तो सीधा सीधा पता चल जाएगा। जब पहले और दूसरे क ख वाली ऊपर से नीचे तक लाइन का उच्चारण करेंगे तो वहाँ पे गले में कंपन नहीं होगा तो उसे अघोष कहेंगे। जैसे क ख कंपन नहीं हुआ, अघोष है ये। बाकी ग घ अंगा इसमें गले में कंपन हो रहा है, यह सघोष है, घोष हो रहा है। ठीक, और बाकी अल्पप्राण और अल्पप्राण की बात करें तो और महाप्राण की, तो अल्पप्राण पहला तीसरा पांचवा, जैसे क ग अंगा, जब इसको बोलेंगे शार्ट काट में खत्म हो जाए क ग अंगा। लेकिन जैसे ही ख और घ बोलेंगे तो वहाँ पे रुकना पड़ेगा, वो दीर्घ प्राण है, महाप्राण है। तो देखो अल्पप्राण कौन है? क ग अंगा। लेकिन ख बोलो तो रुकना पड़ेगा, तो वो महाप्राण है। ठीक है, अब यहाँ पे अल्पप्राण और अघोष कौन होगा? तो ज होना नहीं, ज नहीं होगा, इसमें होना चाहिए क देखो पहली लाइन में आया और त भी पहले में आया, ये सही हो जाएगा, विकल्प डी। कुमायूनी भाषी क्षेत्र कौन सा है? कुमाऊनी उत्तराखंड में बोली जाती है और रानीखेत नैनीताल, देखो यहाँ पे सही है, विकल्प सी। करण कारक मतलब कोई साधन के रूप में कोई किसी चीज़ का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे होता है, जैसे राम को फल दो,
विकल्प बी सही है। यहाँ पे वह फल से कलम से लिखता है, कलम साधन के रूप में प्रयोग हो रहा है। क्रिया का आधार सूचक करने वाला कारक क्या है? जैसे मैं कुर्सी पर हूँ तो कुर्सी पर आधार है ना मेरा, आधार अधिकरण कारक के लिए होता है। कि पेड़ पर पक्षी बैठा है तो पर यहाँ पे जो आएगा सूचित करेगा वो अधिकरण कारक का चिन्ह होगा। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। तो धुआं, संध्या, भत्ता, धावा। यहाँ पे संध्या होगा स्त्रीलिंग शब्द। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है बताना है आपको। तो पुल्लिंग शब्द बुढ़ापा में पुल्लिंग शब्द है, बाकी दया, निर्धनता, दुर्घटना में स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित वाक्यों में किसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है? लड़का कहता है, लड़के लड़के से कहते हैं। विकल्प सी सही है, विकल्प सी में बहुवचन का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित विकल्पों में से देवालय शब्द का संधि विच्छेद चिन्हित करना है आपको। देवालय के लिए क्या होगा? तो देवालय में दीर्घ संधि है, देवधन आलय होगा। विकल्प सी सही होगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें दीर्घ स्वर संधि है। निराकार शब्द का संधि विच्छेद बताना है आपको। तो निराकार में स्वर विसर्ग संधि है और निरह धन आकार होगा। विकल्प ए सही है इसका। धनंजय में समास बताना है। धनंजय में बहुव्रीहि समास है। विकल्प सी सही है। भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस क्या है बताना है इसमें। तो इसमें प्रधान रस, इसमें बता दें हम 18 सर्ग हैं किरातार्जुनीयम में, और यह भारवी द्वारा रचित है। इसमें वीर रस है। विकल्प ए सही है। श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरितम में किस रीति की प्रधानता की गई है? तो वैदर्भी रीति है इसमें, और कहीं कहीं गौड़ी रीति का भी प्रयोग किया गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा वैदर्भी रीति प्रयोग किया गया है। विकल्प भी सही है। काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित किए जाते हैं? तो एक पढ़े होंगे आप एक लाइन, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरव, और दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुण। ठीक है, तो माघ 3 गुण में आते हैं, यानी कि उपमा, अर्थ गौरव और पदलालित्यम। विकल्प सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुत्रयी में नहीं आती है? लघुत्रयी में कौन सी रचना नहीं आती है बताना है। तो लघुत्रयी में कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूत, ये तीनों आता है। बाकी ऋतु संहार नहीं आता है लघुत्रयी में। निम्नलिखित में से कौन से कवि कालिदास से पूर्ववर्ती हैं? मतलब कालिदास से पहले के कवि कौन है? तो भास जी हैं। विकल्प भी सही है। और महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? इसमें देखो, जब लिंग के स्थान पे 1 टोपी आए तो गुण संधि, और 2 टोपी आए तो वृद्धि संधि होता है। ठीक है, तो इसमें गुण संधि होगा। विकल्प भी सही है। स्वर संधि के अंतर गुण संधि, महाधन उत्सव, इसका संधि विच्छेद होगा। आत्मन शब्द के चतुर्थी बहुवचन का रूप क्या होगा? तो इसका रूप चलता आत्मने, आत्मनभ्याम, आत्मभ्य। तो बहुवचन में ये होगा विकल्प भी, आत्मभ्य। तारसप्तक का संबंध किस काव्य धारा से है? तारसप्तक की रचना जानते हैं, अज्ञेय जी ने की थी। पहला तारसप्तक 1943 में आया था। इसमें 7 कवियों का वर्णन होता है और यह प्रयोगवाद के अंतर्गत रचा गया। विकल्प भी सही है, इसी में आता है। निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्याकार नहीं है बताना है। तो भट्ट लल्लट जी हैं, और अभिनव गुप्त जी भी हैं, शंकु भी जी हैं, क्षेमेंद्र नहीं आते हैं इसमें। जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, उसमें कौन सा अलंकार होता है? उसमें श्लेष अलंकार होता है। थोड़ी देर पहले हम जिक्र किए हैं, एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। वाक्यम रसात्मक काव्यम काव्य परिभाषा के प्रणेता कौन है? तो आचार्य विश्वनाथ जी हैं। विकल्प भी सही है। वाक्यम रसात्मक काव्यम। सो सुख सूजन सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है बताना है। तो देखो, स एक वर्ण की आवृत्ति जब बार बार आती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है, और यहाँ पे अनुप्रास अलंकार भी है। कालिदास हजारा की रचना किसने की? तो ध्यान रहे, कालिदास हजारा की रचना कालिदास जी ने ही की है, लेकिन कालिदास त्रिवेदी जी ने की है, ये ध्यान रहे, त्रिवेदी जी। कालिदास हजारा की रचना कालिदास त्रिवेदी जी ने की है। रूपाभ
के संपादक कौन हैं? तो रूपावेग पत्र था। और इसके संपादक की बात करें तो 1938 में इसका संपादन पंत जी ने किया था, सुमित्रानंद पंत जी ने। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में मर्दानी शब्द का अर्थ क्या है? पहले बता दें, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का झांसी की रानी कविता से लिया गया पंक्ति है। और इसमें मर्दानी का मतलब पुरुषत्वान व्यक्ति होता है। विकल्प सी सही है। निम्न किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज कहलाई? तो ये मुक्तिबोध, गजानंद माधव मुक्तिबोध की रचनाएं कहलाई। विकल्प सी सही है। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? सोलंकी राजा रुद्रदेव ने की थी। विकल्प बी सही, सी सही है। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? आलोचना कितना बार पढ़ेंगे इसको? ठीक है, ये नामवर सिंह जी हैं इसके। विकल्प ए सही है। और वैराग्य संदीपिनी के रचनाकार बताना है। तो वैराग्य संदीपिनी के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। इनके 12 प्रमुख रचनाएं हैं। उदयभान चरित इसको कहा जाता है, रानी केतकी की कहानी के नाम से भी जाना जाता है। और इसके रचनाकार इंसा अल्लाह खां जी हैं। विकल्प डी सही है। सुलोचना निबंध संकलन है। सुलोचना निबंध संकलन है मतलब क्या? देखते हैं क्या बताना है। ये किसका है? जैसे अब यहाँ पे लेखकों का, रचनाकारों का नाम दे दिया तो किसका होगा? यही सही है। अब यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। विकल्प भी सही है। चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह जी की है। विकल्प ए सही है इसका। तुलसीदास चंदन घीसय के रचनाकार कौन हैं? तो हरिशंकर परसाई जी हैं। विकल्प बी सही है। गजानन में कौन सा समास है? गजानन, गजानन, इसमें बहुव्रीहि समास है। विकल्प ए सही है। परमाल रासो जिसे आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है, काव्यकृति के रचनाकार बताना है, कवि का नाम बताना है। तो जगनिक जी हैं। विकल्प बी सही है यहाँ पे। जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वह भाषा व्यापक रूप से उस क्षेत्र की है। उस क्षेत्र की क्या है? मातृभाषा कही जा सकती है। जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वह भाषा व्यापक रूप से उस क्षेत्र की क्या होती है? मातृभाषा कही जाती है। रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं हुआ है? तो स्पेनिश, जर्मन और कुल्लई फ्रेंच। कुल्लई के लिए नहीं हुआ है, बाकी ये सब सही है। कुल्लई एक क्षेत्रीय भाषा है हिमाचल प्रदेश की, यानी कि भारत की भाषा है। तो इसमें रोमन लिपि का प्रयोग अर्थात नहीं किया जाएगा, बाकी सब विदेश की भाषाएं हैं। और सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी? तो इसमें जानते हैं आप, ब्रजभाषा होनी चाहिए। विकल्प सी सही है यहाँ पर। रांगड़ी और बांगर भाषाएं जो हैं वो कहाँ बोली जाती हैं? यहाँ पे रांगड़ी सिर्फ लिखा हुआ है। रांगड़ी और बोली कहाँ बोली जाती है? तो ये हरियाणा की बोली है। विकल्प डी सही है। इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोली में से नहीं है? यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, कौन नहीं है। तो मध्य प्रदेश की बोलियों में बात करें तो निमाड़ी, भीली, कोरकू, बुंदेली, गोंडी, मालवी होती है। तो बांगर यहाँ की बोली नहीं है। ठीक है, यह राजस्थानी हिंदी की भाषा है। दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ भाषा की भाषा कौन सी है? द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? तो भारत में दक्षिण में जो बोली जाती हैं उन्हें द्रविड़ परिवार की भाषा कहते हैं। और देख लो तो कौन सी दक्षिण में बोली जाती है? कन्नड़ है। विकल्प डी सही है। बाकी बांग्ला और ये सब उत्तर में है और ये दक्षिण भारत की बोली है। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? ये सब स्वर हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। इसमें ह्रस्व में 1 मात्रा, इसमें डबल और इसमें 3। ठीक है, जैसे अगर बात करें ह्रस्व में तो ह्रस्व में आएगा, आ दीर्घ में आएगा, और ये जैसे वो क्या आएगा? ओम में जो होता है राम के बीच जो है वो क्या आएगा? वो प्लुत में आ जाएगा। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व कहते हैं। तो ये हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन। क कंठ व्यंजन है। च तालव्य है। ट मूर्धन्य व्यंजन है। वीर रस से पूर्ण काव्यों में किस गुण की अधिकता रहती है? बताना है। तो ओज गुण की अधिकता रहती है वीर रस से पूर्ण काव्यों में। अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लाखी मातु
चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकाति। इसमें बताना है कौन कौन सा रस है, बताना है रस, क्योंकि लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे अद्भुत रस है, विकल्प बी सही है। दृग ऊर्जत टूटत कटुम जूरत चतुर चित प्रीत, परत गांठ दुर्जन ही दई नई यह रीत। इसमें बताना है कौन सा अलंकार है, तो इसमें असंगति अलंकार है, विकल्प बी सही है यहाँ पे। तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी कै कै उर्वशी सुजान। उपर्युक्त दोहे में कौन सा अलंकार है, तो इसमें यमक का अलंकार है। जब एक वर्ड या पद कई बार आता है और उसका अर्थ अलग अलग होता है तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। जैसे उर्वशी, उर्वशी आया है ना, तो उर्वशी का मतलब आभूषण होता है, हृदय में बसी, और उर्वशी एक अप्सरा है, बहुत अधिक सुंदर एक अप्सरा का भी बात हो रहा है यहाँ पे। अलग अलग मतलब है तीनों का, दोनों का। शेष महेश गणेश दिनेश सरे सहु जाहि निरंतर गावे। इस पंक्ति में अलंकार बताना है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, और अनुप्रास के साथ साथ श्रुत्यानुप्रास अलंकार है, श्रुत्यानुप्रास। ठीक है। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। उपर्युक्त पंक्तियों में छंद बताना है, तो इसमें राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप, तो इसमें दोहा छंद है। दोहा छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, वह दोहा छंद कहलाता है। दोहा छंद का विपरीत छंद सोरठा होता है, और सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11-11, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, तो सोरठा छंद है दोहा का उल्टा। माहेश्वर महाधन ऐश्वर्य में कौन सी संधि है बताना है, तो वृद्धि संधि हम बताए हैं। लिंग के स्थान पे जब दो टोपी आ जाए तो वहाँ पे वृद्धि संधि होता है। तो अब देख लो, माहेश्वर्य महाधन ऐश्वर्य में क्या 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 जुड़कर बना हुआ, तो आ और ऐ, महा में का आ और ऐश्वर्य में का ऐ जुड़ के बना है ऐ। ठीक है, विकल्प डी सही है। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद बताना है आपको, तो इसमें गुण संधि है लिंग के स्थान पे जब एक टोपी आए तो, और अनुधन ऐषण होगा इसका अन्वेषण, विकल्प डी सही है। अब यहाँ पे देखिए समास बताना है 106-7 का। पथ भ्रष्ट पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, इसमें कारक चिन्ह आया है, तो तत्पुरुष समास है। अपादान तत्पुरुष। अष्टाध्यायी में वो व्रीहि समास है, अष्टाध्यायी में द्विगु समास है, क्योंकि इसमें अंक संख्या का जिक्र किया हुआ है। लश्कर में ऊँट बदनाम का अर्थ क्या है। ऊँट बदनाम, जैसे गेहूं के साथ घून बिसा जाना, लश्कर में ऊँट बदनाम, वैसे ये भी दोस्त किसी का परंतु नाम किसी और का, विकल्प डी सही है। सदा एक समान बने रहना, तो हमेशा एक समान बने रहना, इसमें ऑप्शन में देख लो कौन सा सही होगा। न सावन में सूखे न भादों में हरे, मतलब एक समान बने रहना, विकल्प बी सही है यहाँ पे। अंग अंग फूले न समाना, मुहावरे का अर्थ क्या है बताना है। मुहावरे का अर्थ क्या होगा, अंग अंग फूले में बहुत खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी, आनंदित, और क्या, विकल्प सी सही है। और उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है बताना है। तो तत्सम, तद्भव, विदेशज, देशज, चौथा देशज होता है। 4 भेद होते हैं, देशज, विदेशज, तद्भव, तत्सम। यौगिक नहीं होता है, यौगिक होता है रचना के आधार पर। ठीक है, यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पे पूछा है, तो उत्पत्ति के आधार पे देशज, विदेशज, तत्सम और तद्भव है, और यौगिक क्या है, रचना के आधार पर। ठीक है, तत्सम शब्द कौन सा है 112 का बताना है, तो चत्वारि तत्सम शब्द है, विकल्प सही है। बाकी मोर तद्भव है, इसका तत्सम मयूर होगा। अढ़ाई का तत्सम अर्ध तृतीय होगा, और बैन वचन का तद्भव है, तो इसका तत्सम क्या होगा, वचन। कौन सा फारसी शब्द नहीं है, एक छोटा सा हम वीडियो भी बनाए हैं इसको क्लियर करने के लिए, 1 मिनट, लगभग 1 मिनट का है, बहुत आसानी से आप उसको देख के समझ सकते हैं इसे। कौन सा फारसी शब्द नहीं है बताना है, तो इस्तीफा एक अरबी शब्द है। इस्तीफा क्या है, अरबी शब्द है। बाकी फारसी शब्द मलिदा,
पैमाना और तनख्वाह है। पंकज जलज किस प्रकार के शब्द हैं? पंकज और जलज योगरूढ़ हैं, विकल्प सी सही है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य का काल बताना है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है मतलब पढ़ ली है, पूर्ण हो चुका है, पूर्ण वर्तमान काल है इसमें। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अपादान कारक से अर्थ आया से आया है और अलग होने के अर्थ में आया है, तो यहाँ पे अपादान कारक होगा, विकल्प सी सही है। विकल्पों में से स्त्रीलिंग का चयन करना है। छात्र, सागर, राजन और अग्रजा, तो यहाँ पे अग्रजा स्त्रीलिंग शब्द है। अग्रज, अग्रज मतलब बड़ा भाई, ठीक है, और अग्रजा मतलब बड़ी बहन होता है, ठीक। लोग आजीवन टट्टू की तरह जुड़े रहते हैं। टट्टू शब्द का बहुवचन बताना है, तो टट्टू का टट्टुओं होगा। लोग आजीवन टट्टू की तरह जूते रहते हैं, टट्टू का बहुवचन बताना है, टट्टुओं होगा। जिसका अनुभव किया गया हो तो अनुभवभूत होगा, और क्या, विकल्प भी सही है। हम सब पढ़ते हैं इसका संस्कृत में अनुवाद करना है, तो हम सब वयम और पढ़ते हैं के लिए पठामः, वयम पठामः, विकल्प सी सही है। वर्तमान काल के लिए संस्कृत लकार प्रयोग किया जाता है, कौन सा? लिट लकार जो है वर्तमान काल के लिए प्रयोग में लाया जाता है। सर्वेषु दानेषु विद्यानम विषेद्यते में सर्वनाम बताना है, तो सर्वेषु, सर्वेषु क्या है? सर्वनाम है, इसका अर्थ सब है। और राजन का पंचमी विभक्ति का बहुवचन रूप बताना है, तो राज्ञः है, विकल्प भी सही है। रामः गृहं गच्छति में कौन सी कारक विभक्ति का प्रयोग किया गया है? तो गृहं गच्छत, गृहं को गच्छत घर को जाता है, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक इसमें द्वितीय विभक्त, विकल्प सही है। चतुर्युगम में कौन सा समास है? चतुर में संख्या है, तो द्विगु समास है। तो ये रहे हमारे 125 क्वेश्चन। और यदि आप उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, राजस्थान टीजीटी पीजीटी, राजस्थान जूनियर, एनवीएस, केवीएस, नेट जेआरएफ इत्यादि भर्तियों की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं जिसमें हिंदी आएगा, और हिंदी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हेतु हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस समय हम प्रत्येक दिन 125 क्वेश्चन का विश्लेषण सहित उत्तर भी देते हैं, और बाकी काफ़ी कम समय में और नकारात्मक तथ्यों का बहुत कम प्रयोग करते हैं, ताकि कोई कन्फ्यूजन न पैदा हो और बहुत आराम से सभी कंपनियों का प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया जा सके। और थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।